ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि वेटेज भी 16 मार्क्स का है इस यूनिट का। इसमें कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं वो 8 to 10 मार्क्स के आते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन चॉइस पर रहते हैं। तो चलिए इसको एक बार रिवाइज करते हैं। जो इस चैप्टर में टॉपिक्स हैं वो 7 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव, देन गैमेटोजेनेसिस, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड द पार्टीशन एंड लैक्टेशन। एक एक करके सबको डिटेल में देखते हैं। ह्यूमन बींग्स जो है वो यूनिसेक्सुअल हैं, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक दूसरे से डिफरेंट है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके जो ऑर्गन्स है, जो मेन ऑर्गन टेस्टिस है, उसमें गैमेटोजेनेसिस होती है, जिसके जो गैमीट बनता है वो स्पर्म है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसके ओवरी में ओवा बनता है, और दैट प्रोसेस जो होती है वो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ये आती है अंडर द गैमेटोजेनेसिस। ये कब स्टार्ट होती है? प्यूबरिटी में। व्हाट इज द एज ऑफ प्यूबरिटी? जो बॉयज होते हैं द प्यूबरिटी स्टार्ट एट द एज ऑफ 9 एंड टू अप टू 90। इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। ऑल दी जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है वो 9 की एज तक स्टार्ट हो जाता है, और फीमेल में ये एज है 8 to 19 ईयर्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स में एट द एज ऑफ 8 to 9, प्यूबरिटी स्टार्ट हो जाता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के से जो बॉडी डेवलप होती है दैट गोज ऑन एट द एज ऑफ 19। जो स्पर्म्स हैं जो फीमेल बॉडी में रिलीज होते हैं, प्रोसेस इंसेमिनेशन कहलाता है। यहाँ से जो वेजाइना होता है ह्यूमन बॉडी में फीमेल में, वहां से ट्रेवल करके फ्रॉम द यूट्रस इट रीचेस टू द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। अगर यहाँ पर ओवा प्रेजेंट होता है, ओवा और स्पर्म को साइमल्टेनियसली रिलीज होना है। अगर यहाँ पे ओवा प्रेजेंट है तो थर्ड जो प्रोसेस है फ्यूजन ऑफ गैमीट विल टेक प्लेस, और उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो गैमीट्स जो होते हैं वो हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, जब उसमें फर्टिलाइजेशन होता है तो वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो डिप्लॉयड हो जाता है। जो पहला सेल बनता है वो जाइगोट कहलाता है, और ये जो जाइगोट है ये ओविडक्ट में यहाँ पे फॉर्म होता है, जिसको कि अब डेवलप होना है इन द फॉर्म ऑफ द चाइल्ड, फीटस को डेवलप होना है, देन इट कम्स टू द यूट्रस। तो जो फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट होता है, जिस फॉर्म में ये अपने आप को, जो इस फॉर्म में जो डेवलपिंग जाइगोट है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, ये वॉल ऑफ द यूट्रस में अटैच करता है, और ये प्रोसेस कहती है इम्प्लांटेशन। इसके बाद जो प्रोसेसेस हैं वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेसेस है इम्प्लांटेशन हो जाएगा। उसके बाद जेस्टेशन पीरियड के बाद पार्टीशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये सारे के सारे जितने भी इसके प्रोसेसेस हैं वन बाय वन वी विल टेक दैट। विविपेरस का मतलब है द ह्यूमन बीइंग गिव बर्थ टू द यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। ओविपेरस में एग्स को प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पे यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे जो इवेंट्स हैं वन बाय वन वी हैव टू स्टडी। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो लोकेशन है इस सिस्टम की वो पेल्विक रीजन पे लोकेटेड है। पेल्विक रीजन जो बैक पोर्शन होता है, दिस इज द लेग पोर्शन, और जो वर्टिब्रल कॉलम होती है यहाँ पर, उसके उससे अगर आप इसको देखते हो तो ये लोकेशन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये जो पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर, ये तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जितने भी यहाँ पर शो करे गए हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के पार्ट है। तो इसमें एक पेयर टेस्टिस है। टेस्टिस हमेशा एब्डोमिनल बॉडी के बाहर है। एसेसरी डक्ट्स है, 3 एसेसरी डक्ट्स है, सॉरी 4 एसेसरी डक्ट्स है यहाँ पर। कौन कौन सी एसेसरी डक्ट्स है? रेटिटेस्टिस, देन इट इज द वासा एफरेंशिया, थर्ड इज द एपिडिडाइमिस, एंड फोर्थ इज द वासा डिफरेंशिया। तो यहाँ पे एपिडिडाइमिस एंड द डक्टस डिफरेंस लिखा है, वासा एफरेंशिया एंड द वासा डिफरेंशिया यहाँ पे अलग अलग नहीं लिखा गया है, और रेटिटेस्टिस की भी यहाँ पे लेबलिंग इस डायग्राम में तो नहीं है, नेक्स्ट डायग्राम्स में देखते हैं।
और 3 ग्लैंड्स हैं यहाँ पर, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है एंड द सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल एक डक्ट की तरह भी काम करता है और ग्लैंड की तरह भी वर्क करता है। एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, that is known as the gland penis. So these are the फोर तो मेन इसका डिवाइड हमने इसको 4 टॉपिक्स पे किया हुआ है। अंडर द एसेसरी डक्ट्स हमें 4 एसेसरी डक्ट्स और 3 ग्लैंड्स को अलग से पढ़ना है। नाउ अगर हमें टेस्टिस को अंदर से चेक करना है कि उसमें कौन कौन से सेल्स हैं, तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसको काटेंगे, मतलब इसको ट्रांसफर सेक्शन की तरह कट नहीं करेंगे, उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को कट करेंगे, राइट। और उसमें जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को कट करेंगे तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है, लोब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस दिखाई देता है। तो ये कुछ कंपार्टमेंट्स हैं हर टेस्टिस में, ईच टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट्स हैं, 250 कंपार्टमेंट्स है, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इसके जो लोब्यूल्स को अगर हम इसको इंचा देखते हैं तो इसके अंदर जो मेन सेल्स होते हैं वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। अब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है इसमें भी 2 तरह के सेल्स होते हैं, राइट। अब 2 तरह के जो सेल्स होते हैं, ये जो बाहर वाले सेल्स है इनको कहते हैं स्पर्म प्रिकर्सर्स, जिससे कि स्पर्म्स बनते हैं, और दूसरे जो सेल्स होते हैं वो सर्टोली सेल्स कहलाते हैं। तो ये जो लोब्यूल्स है, हर लोब्यूल में दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो 2 से 3 यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो ये राउंड स्ट्रक्चर है, बिग स्ट्रक्चर है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और अगर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में देखते हैं तो उसमें 2 तरह के सेल्स हैं। कुछ सेल्स हैं जिससे स्पर्म्स बनेंगे, दे आर नोन एज द स्पर्म प्रिकर्सर्स, और दूसरे जो उनसे सेल्स हैं वो सर्टोली सेल्स हैं। और इसके जो बीच में स्पेस है, मतलब एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, एंड सो ऑन। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, टेस्टिकुलर लोब्यूल में प्रेजेंट है। और टेस्टिकुलर लोब्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है, टेस्टिस में प्रेजेंट है। अब जो इसके बीच की स्पेस है, मतलब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच की, अंदर की स्पेस नहीं है, अंदर की स्पेस में तो सर्टोली सेल्स है और यहाँ पे स्पर्म्स बनेंगे, तो इसमें यहाँ पे कोई प्लेस नहीं है इसकी। जो यहाँ पे बीच की स्पेस है बिटवीन द 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, अब एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पर ये है और एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये है, इसके बीच की जो स्पेस है यहाँ पर या यहाँ पर ये इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाती है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाती है। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में ये कुछ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इन सेल्स को कहते हैं लेडिक सेल्स। ये टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो स्पर्म प्रिकर्सर सेल्स स्पर्म्स बनाएंगे, और जो दूसरा फंक्शन था कि इसका टेस्टिस का, वो क्या था, एंड्रोजन, जो इसका जो मेन हार्मोन है जिसके अंडर अब टेस्टोस्टेरोन इसका जो मेन हार्मोन आता है, तो वो जो बनता है वो लेडिक सेल्स में बनता है। ये लेडिक सेल्स और क्या कहलाते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। तो इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स दोनों की लेबलिंग एक ही होगी, दोनों सेम चीजें हैं। कहाँ पर प्रेजेंट है, रीजन्स आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहलाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होती हैं, राइट। तो अगर इसको सेक्शनल व्यू देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें 250 तक कंपार्टमेंट्स है जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। इन कंपार्टमेंट्स में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें स्पर्म्स के जो स्पर्म बनाते हैं वो सेल्स प्रेजेंट है, एज वेल एज सर्टोली सेल भी प्रेजेंट है। और दूसरा जो इसके बीच की स्पेसेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच की जो स्पेस है वहां पर क्या प्रेजेंट है, वहां पे प्रेजेंट है लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स जो कि हार्मोन बनाते हैं। दूसरा पार्ट जो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स थी। इसमें 4 डक्ट्स हैं यहाँ पर, रेडिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वासा डिफरेंशिया। अगर इसको डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ पे टेस्टिस हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, यहाँ पे क्या बने, स्पर्म्स बने। अब स्पर्म्स कहाँ पे, ये टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट है, स्क्रोटम पे प्रेजेंट है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और स्पर्म्स को कहाँ पर लेकर जाना होता है, एब्डोमिनल कैविटी में। तो यहाँ से जो स्पर्म्स को कलेक्ट करेंगे, ये वाली जो है ये रेटिटेस्टिस कहलाती है। ये जो छोटी छोटी डक्ट्स होती है ये क्या कहलाती है, रेटिटेस्टिस। तो ये किसको कनेक्ट कर रहे हैं, जितने भी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है जिसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, वहां से स्पर्म को कलेक्ट करके रेटिटेस्टिस कहाँ पे ले जा रही है, एक और डक्ट में यहाँ पर ओपन हो रही है जिसको कहते हैं वासा एफरेंशिया। इसको
डक्ट बोला गया है। अब ये वासा एफरेंशिया से जितना भी स्पर्म है वो इस पूरे के पूरे पार्ट में आ जाता है जिसे वो कहते हैं एपिडिडाइमिस। तो थर्ड जो डक्ट है वो क्या कहलाता है? एपिडिडाइमिस। इसको यहाँ पर देखते हैं, ये हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस है, ये बॉडी ऑफ द एपिडिडाइमिस है, टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस है, और चौथी डक्ट जो है वो एपिडिडाइमिस से ओपन होती है, और ये इसको यहाँ पे कहाँ पे लेके जा रही है? इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी मतलब बॉडी कैविटी के अंदर यहाँ पे स्पर्म्स को लेके जा रही है, और ये किसको सराउंड करेगी? यहाँ पर इसकी पोजीशन जो है वो किसकी पोजीशन है? यहाँ पे पोजीशन किसकी है? यूरिनरी ब्लैडर की। तो ये इसके ऊपर जाके एक लूप टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगी। ये जो डक्ट है ये लूप टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएगी, ये यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है, राइट। सो ये 4 डक्ट्स हो गए यहाँ पर। पहली डक्ट कौन सी है यहाँ पे? रेटिटेस्टिस। दूसरी डक्ट कौन सी है यहाँ पर? वासा एफरेंशिया। जो थर्ड डक्ट है वो है एपिडिडाइमिस, और जो फोर्थ डक्ट है that is the vasa differentia. So these are the 4 ducts which are present in the testes. So जो vasa differentia है वो this is the urinary bladder। ये क्योंकि स्क्रोटम में यहाँ पे स्पर्म्स फॉर्मेशन होता है, यहाँ से ये वासा डिफरेंशिया है, दिस इज द वासा डिफरेंशिया। ये एब्डोमिनल कैविटी में आ गया, एब्डोमिनल कैविटी में आके ये यूरिनरी ब्लैडर है उसके ऊपर ये लुक करता है, और यहाँ पर एक डक्ट में ओपन होता है। डक्ट कौन सी है यहाँ पे? यूरिथ्रा। यूरिथ्रा इज अ पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यूरिथ्रा में एक और भी डक्ट यहाँ पे सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड है, मेल एसेसरी ग्लैंड है, उसकी भी एक डक्ट यहाँ पर ओपन होती है। तो उसमें से जो सीमेन जो प्लाज्मा बनता है, एक लिक्विड जो प्रोड्यूस होता है, वो स्पर्म्स में यहाँ पे मिल जाता है। सो यहाँ पर तो होता है जो स्टोरेज होता है, जो स्पर्म्स होता है बिफोर इट गोज आउट थ्रू द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा से यहाँ पे पहले स्टोरेज रहता है काफी टाइम तक स्पर्म्स का बिफोर इट कम्स आउट फ्रॉम द यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ से ओरिजिनेट होता है, और थ्रू द ग्लैंड पेनिस ये बाहर की साइड पर जो स्पर्म्स हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द मेल reproductive system. The third part of the male reproductive system are the accessory glands. 3 accessory glands हैं यहाँ पर। A paired of seminal vesicle. Seminal vesicle की position क्या है? These are the seminal vesicle. अभी बताया था जो urinary bladder है, seminal vesicle paired होता है, एक इस साइड पर होता है, एक इस साइड पर होता है, और इससे एक डक्ट निकलती है जो कि यहाँ पर ओपन होती है, और ये जो ग्रीन कलर का दिखा रहे हैं ये क्या है? यूरिथ्रा है। तो यहाँ पर वासा डिफरेंशिया जो है वो स्पर्म लेकर भी आ रहा है, और यहाँ पर जो ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल उसका भी ओपनिंग हो रही है, एक वेसिकल, एक छोटी सी डक्ट के थ्रू। दूसरा ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिंगल ग्लैंड है। प्रोस्टेट की पोजीशन यहाँ पर है, इसका भी जो सिक्रीशन होता है वो यहाँ पर मिल जाता है। और थर्ड है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये है कॉपर ग्लैंड, एक इस साइड पे है, एक इस साइड पर है, और इसका भी एक डक्ट जो ओपन हो रही है वो यहाँ पर हो रही है। अब ये कहाँ पर डक्ट ओपन हो रही है? यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा में और कौन सी डक्ट ओपन हुई है? वासा डिफरेंशिया, और सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, और कॉपर ग्लैंड का सिक्रीशन, वो भी यहाँ पर, क्योंकि स्टोर्ड रहता है यहाँ पर स्पर्म थोड़े टाइम के लिए, तो यहाँ पर वो सारे सिक्रीशंस मिल जाते हैं। अब जो सिक्रीशन है ग्लैंड्स का, ये सेमिनल प्लाज्मा कहलाता है। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सेमिनल प्लाज्मा? तो सेमिनल प्लाज्मा इज द सिक्रीशन ऑफ दीज 3 ग्लैंड्स। कौन कौन से ग्लैंड है? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड का सिक्रीशन जो है। और इनका जो फंक्शन होता है, ये फ्रक्टोज प्रोवाइड करते हैं। फ्रक्टोज का क्या फंक्शन है? इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स को, कैल्शियम एज सर्टेन एंजाइम्स। तो ये यहाँ पर इसका फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, दिस इज द कॉपर ग्लैंड, ये लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस में भी हेल्प करता है। तो दीज आर द 3 ग्लैंड्स एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो चौथा पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जिसको कि यहाँ पर पेनिस है, यहाँ पर मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज, जो स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं जो इसको यहाँ पे सराउंड करते हैं। दिस इज द पेनिस, ग्लैंड पेनिस कहलाता है। और पेनिस से ही इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन जो प्रोसेस होती है, जो वेजाइना में जो स्पर्म्स हैं वो रिलीज होते हैं। तो enlarged end of the penis is known as the glans penis, और इसकी जो ये स्किन होती है यहाँ पर, ये फोर स्किन कहलाती है। So these are the 4 parts of the male reproductive system, a pair of testes, then there are the accessory ducts, there is accessory glands, and the last part is the external genitalia.
अब बिफोर आई कम टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक बार क्योंकि अभी हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ा है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्पर्मेटोजेनेसिस को भी स्टडी करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस किसका पोर्शन है? गैमीटोजेनेसिस का। मेल गैमीट कौन सा है? स्पर्म। और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो मेल गैमीट है वो कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो तरह के सेल्स है। ये जो सेल्स थे स्पर्म प्रिकर्सर्स थे, तो ये वाले जो सेल्स हैं यहाँ पर ये स्टार्ट हो रही है। और ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स जो है ये क्या कहलाते हैं? स्पर्मेटोजोआ। दीज आर द सेल्स विच आर नोन एज द स्पर्मेटोजोआ। तो पहले जो ये स्पर्मेटोजोआ है, ये 2n नंबर ऑफ स्ट्रक्चर है, मतलब 46 नंबर ऑफ स्ट्रक्चर है। पहले यहाँ पे माइटोसिस होगा, तो माइटोसिस के रिजल्ट में जो भी सेल्स बन रहे हैं, they will have the 46 number of chromosome। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है by the process of mitosis, और उसके बाद यहाँ पर मायोसिस स्टार्ट होगा। सो पहले माइटोसिस स्टार्ट होगा और फिर मायोसिस स्टार्ट होगा। एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या मिलेगा कि यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, और देखते देखते ये कहाँ पर है? जो पूरा का पूरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, दैट विल बी फुल ऑफ द स्पर्म्स। तो ये जो मदर सेल्स हैं, अब इनमें पहले माइटोसिस से डिवाइड करेंगे और मियोसिस में ही हमारा गैमीट बनेगा यहाँ पर। तो अगर इसे पूरी की तरह देखा जाए, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है कि जो ये स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया में ये मदर सेल्स कहलाते हैं। प्यूबरिटी पर क्या एज था? 9 to 19 ईयर्स पर। तो यहाँ पे प्यूबरिटी पे 9 ईयर्स पे ये स्टार्ट हो जाता है। माइटोसिस से ये मदर सेल्स बनते हैं। फिर एक को दे लिया गया है जिसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोला है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहला मायोसिस कंप्लीट होता है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, तो इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर 23 हो जाता है। सेकेंड मायोसिस कंप्लीट होता है तो स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं, ये राउंड स्ट्रक्चर बनते हैं। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्पर्मा डिफरेंशिएशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? द प्रोसेस इज गोइंग ऑन इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। दीज आर द ट्यूब्यूल जहां पे स्पर्म फॉर्मेशन होता है। इसको डिटेल में लेते हैं। सो इमेच्योर मेल जर्म सेल स्टार्ट द प्रोसेस। इमेच्योर जर्म सेल्स का मतलब है ये वाले जो सेल्स हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया है, पहले ये मैच्योर होंगे, प्यूबरिटी पे मैच्योर हो जाएंगे, और अब इसमें पहले माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस का रिजल्ट क्या होगा? ये अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, एक सेल से दो सेल होंगे, और नंबर विल बी 46 क्रोमोसोम। अब कुछ जो सेल है जो स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर और प्लूरल वर्ड है, ये एक्ट करेंगे एज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो अगर आप इसको देखें कि यहाँ पर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह वर्क करेगा, और अब ये जो यहाँ पर डिवाइड हुआ, यहाँ पर मायोसिस 1 हो जाएगा, एंड रिजल्ट ऑफ द मायोसिस 2 विल टेक प्लेस, एंड दिस इज द मायोसिस। तो स्पर्म जो बनते हैं वो मायोसिस की वजह से बनते हैं, जिसे हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, जिसमें जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डिवाइड होकर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है। क्योंकि स्पर्म जब बनेगा तो उसके जो न्यूक्लियस है उसमें 23 क्रोमोसोम होंगे, और मदर सेल्स में कितने हैं? 46 क्रोमोसोम है। तो यहाँ जो प्रोसेस होगी ये मियोसिस होगा, और मियोसिस के रिजल्ट में क्या मिलेगा? दैट विल बी द स्पर्म। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो है स्पर्मेटोगोनियम, जिसमें माइटोसिस होता है, और वन सेल ऑफ स्पर्मेटोगोनियम जिसको हम लेकर चल रहे हैं, दैट इज नोन एज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पर देखते हैं स्पर्मेटोगोनियम ने नंबर इंक्रीज किया, क्योंकि ऐसा नहीं है ये सारे के सारे सेल्स पोटेंशियल मदर सेल्स है, सब में ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे सिर्फ दो सेल्स को दिखाया गया है, राइट। तो एक सेल को फिर हम देखते हैं, एक सेल को स्टडी करते हैं। अब उसी का एक सेल ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और इसका क्या नंबर है? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर मायोसिस स्टार्ट होगा। अब जब ये मायोसिस स्टार्ट होगा तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। यहाँ पर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इसका जो क्रोमोसोम नंबर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। और एक से दो सेल बने, ठीक है, तो एक से दो सेल बने, और उसके बाद इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? उसका भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा, स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स के बाद जो इस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा ये क्या कहलाता है? स्पर्म। और यहाँ पर भी नंबर, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है,
ये क्या क्या है, स्पर्मेटिड्स विल बी नोन एज द स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स। तो यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ऑब्वियसली दैट विल बी द n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इट विल बी गिवन हियर। तो यहाँ पर जो ये है, ये सबका जो है ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। एंड यहाँ पर जब है ये जो ये वाला जो डायग्राम है, ये भी आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसको बहुत ईजी है और ये प्रैक्टिकल का भी डायग्राम है। तो सेकेंड जो मायोसिस होता है, सेकेंड मायोसिस के रिजल्ट में जो यहाँ पर होता है सेकेंडरी में हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं। अब जो दो प्रोसेस है कि यहाँ पर राउंड स्पर्मेटिड्स बन गए, अब स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म होके स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। स्पर्मेटोजोआ मतलब ये वाला स्ट्रक्चर बनता है। तो होता तो स्ट्रक्चर स्पर्म का ये वाला है, इट हैज अ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। सो यहाँ पर जो स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पर्म्स, जो प्रोसेस कहलाती है ये स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स जो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस तरह से जो होता है, ये स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। और आफ्टर द स्पर्मियोजेनेसिस, अब आपने यहाँ पे ये प्रोसेस कहाँ पे चल रही थी, सेम्निफेरस ट्यूब्यूल में। तो ये मदर सेल्स थे, फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आए, फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आए। अब ये क्या बन गया यहाँ पर, दीज ऑल आर द स्पर्म्स, यहाँ पे स्पर्म्स बन गए। अब आफ्टर द स्पर्मियोजेनेसिस, जब ये स्पर्म्स बन गए, the sperm head is embedded in the Sertoli cells और they are finally released by the seminiferous tubule और ये प्रोसेस कहलाती है स्पर्मिएशन। अब क्या बताया था कि जो सर्टोली सेल्स थे, सर्टोली सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट थे, सेम्निफेरस ट्यूब्यूल में इस टाइप का स्ट्रक्चर था। अब ये जो स्ट्रक्चर्स था सर्टोली सेल्स, इसमें जो हेड ऑफ द स्पर्म होता है, हेड ऑफ द स्पर्म जो ये वाला होता है, इट विल बी एम्बेडेड हियर। इस पे क्या फंक्शन था, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए। तो न्यूट्रिशन कौन सा प्रोवाइड करता है, यहाँ पे सर्टोली सेल्स इसको प्रोवाइड करता है। तो सर्टोली सेल्स में इसका जो हेड है, that will be embedded inside the Sertoli cells and finally released from the seminiferous tubule। जब ये seminiferous tubule से रिलीज होंगे, तब ये कहाँ पर जाएंगे, रेटिटेस्टिस, उसके बाद वासा एफ्रेंशिया, देन एपिडिडाइमिस, देन वासा डिफरेंशिया के थ्रू ये एब्डोमिनल कैविटी में जाएंगे। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी को लर्न करिएगा आप, ये स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन। और जब भी ये डायग्राम बनाने के लिए आता है, तो जब भी ये लिखने के लिए आता है, तो कंप्लीट चारों यहीं तक एंड करेंगे फ्रॉम द मदर सेल से। नाउ अब इसको जो प्रोसेस ये इनिशिएट हुई थी प्यूबरिटी में, और जो इनिशिएट हो रही थी, जो स्पर्मियोजेनेसिस हुआ और यह जो प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस थी, इसमें कुछ हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, सबसे पहला जो हार्मोन है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस इसको कमांड देता है। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है, और कमांड किसको देगा, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो छोटा सा, ये भी ब्रेन में ही प्रेजेंट है, बहुत छोटा सा एक ग्लैंड होता है जिसका मीडियन लोब, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब होता है। अब इसका जो मीडियन लोब होता है एंटीरियर पिट्यूटरी का, वो दो हार्मोन्स को रिलीज करता है। पहला क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH एंड FSH। अब जो FSH है वो सर्टोली सेल्स में कौन सी प्रोसेस हुई थी, स्पर्मिएशन की प्रोसेस हुई थी यहाँ पर, जब इसने हेड को इंसर्ट किया था, तो ये इस पे वर्क करवाता है। और लेडिक सेल्स पे कौन वर्क करता है, LH। लेडिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या प्रोसेस इनिशिएट करवाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की। सो स्पर्मियोजेनेसिस जितनी भी प्रोसेसेस है, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स कौन से, LHM, सॉरी ग्लैंड कौन सा है, एंटीरियर पिट्यूटरी, और उसके हार्मोन्स मेन कौन से हैं, जो है वो LH एंड FSH, जो इस पे वर्क करते हैं। अब LH also acts as a Leydig cell, stimulate the synthesis of androgen। एंड्रोजन का मेन हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन है। और एंड्रोजेनिस्ट जो यहाँ पर है वो स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, क्योंकि बिना टेस्टोस्टेरोन के ये प्रोसेस इनिशिएट नहीं हो सकती। FSH सर्टोली सेल्स पे करवाता है और स्पर्मियोजेनेसिस करवाता है। तो ये जितने भी हार्मोन्स है, दे आर मेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ द। नाउ बिफोर वी गो टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इससे पहले एक बार स्पर्म का स्ट्रक्चर और स्टडी कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डायग्राम है 3 मार्क्स के लिए। स्पर्म को जैसे भी
इसको एक्सप्लेन किया था। स्पर्म के 3 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट है वो हेड रीजन है। हेड रीजन में जो मेम्ब्रेन इसको सराउंड करता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। ये जो पोर्शन है ये एक्रोसोम कहलाता है। ये पूरा पोर्शन क्या है, हेड रीजन कहलाता है। यहाँ पर इसको कौन सा, पूरे के पूरे स्पर्म को कौन सराउंड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड करता है। यहाँ पर एक छोटा सा इस टाइप का स्ट्रक्चर है जिसे नेक कहते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है उसको मिडिल पीस कहते हैं, which just emerges out as a tail. So this is the structure of the sperm. तो sperm के how many parts are there? Sperm has 4 parts. कौन कौन से parts हैं? The first part is the हेड रीजन, दूसरा कौन सा है, नेक रीजन, थर्ड है मिडिल पीस, और चौथा कौन सा है, टेल। दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ द। अच्छा, कई बार इसमें डायग्राम में क्या आता है कि यू हैव टू लेबल द पार्ट्स विच आर प्रेजेंट इन द हेड रीजन, राइट। अब हेड रीजन में कौन कौन से पार्ट्स आ जाएंगे, एक्रोसोम, न्यूक्लियस विच कंटेन्स द क्रोमोसोम मटेरियल। इसका जो न्यूक्लियस है इसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको सराउंड कर रहा है। यहाँ पर जो एक्रोसोम है इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं और इस एंजाइम्स के थ्रू ये इंटरेक्ट करता है ओवा से, और ओवा से जो इसका न्यूक्लियस होता है वो एंटर करता है थ्रू द जोना पेलिस्टिडा और एग में एंटर करता है। तो यहाँ हेड का हो जाएगा, एक कनेक्शन है बिटवीन द मिडिल पीस एंड द हेड, वो नेक कहलाता है। मिडिल पीस में अगर हमें लेबल करना हो तो माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया जो यहाँ पे लेबलिंग दी हुई है। सेंट्रियोल भी यहाँ पर होता है और इसके अंदर ये फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज द फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर, जो इसका 4th पार्ट है, जो टेल बनाता है, जिसमें ये स्विम करता है, सेमिनल प्लाज्मा में ये स्विम करता है। तो कई बार आता है कि यू हैव टू लेबल द 4 पार्ट्स, तो 4 पार्ट आपने लेबल किया, उसके बाद आपको करना है कि इसका डिस्क्रिप्शन आ जाता है, मतलब का कि हेड को कर रहे हैं कि मिडिल पीस को कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपको यहाँ पर इसको पार्ट्स को डिस्क्राइब करना होता है और लेबल उसी के अकॉर्डिंग करना होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये 4 पार्ट्स है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, और टेल में यहाँ पे मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। नाउ द स्पर्म्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्रांसपोर्टेड थ्रू द एसेसरी डक्ट। ये बता दिया था कि फ्रॉम द seminiferous tubule they go for the rete testis to the vasa differentia to epididymis to the vasa differentia. Maturation and motility of the sperm, secretion epididymis में यहाँ पर होता है। seminal plasma क्या है, seminal plasma along with the sperm that is known as the semen. seminal plasma क्या है, जो prostate gland और कॉपर ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन होता है वो क्या कहलाता है, सेमिनल प्लाज्मा। और उसमें जब स्पर्म मिक्स हो जाते हैं, कहाँ पर होते हैं, यूरिथ्रा में डक्ट्स ओपन हो रही हैं सब यूरिनरी ब्लैडर के से होते हुए, वो सीमेन कहलाता है। और जितना भी ये सिस्टम है, फॉर्मेशन ऑफ दिस, ये सब कौन कंट्रोल करता है, हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं। मेल एसेसरी डक्ट्स का फंक्शन, ग्लैंड्स का फंक्शन, मतलब कब किसको कलेक्ट करना है स्पर्म्स को, कब कहाँ पे डिस्चार्ज करना है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स। दूसरा स्ट्रक्चर क्या आ जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसके साथ हम oogenesis भी पढ़ेंगे और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ेंगे बिफोर वी कम टू द फर्टिलाइजेशन। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पोजीशन भी यही है, यहाँ पर प्रेजेंट है। ये कौन सा है, पेल्विक रीजन है, जिसके भी 4 पार्ट्स हैं। 1 पेयर ऑफ ओवरी है, फिर 1 पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब है, देयर इज 1 यूट्रस and the outermost is known as vagina. इसके देखिएगा 4 parts हैं, this is a pair of ovary, this is a fallopian tube pair of, this is the 3rd part and this is the 4th part. जो cervix है, this is a part of uterus, ये uterus का जो neck होती है वो cervix कहलाता है। ये NCERT में mention है cervix, इसलिए मैंने भी यहाँ पर mention कर दिया था क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। बट यहाँ पर these are the 4 parts, और इसका जो लोअर पार्ट होता है वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहलाता है। तो यहाँ पर इफ यू जस्ट सी दैट कि these are the 4 parts, मेन पार्ट्स, और इसके साथ ये वाले जो पार्ट्स हैं, so basically all the parts along with the mammary glands यहाँ से after the birth of the baby lactation होता है, बच्चे को मिल्क इजेक्ट करता होता है, वो integrated structurally and functionally। मतलब क्या हुआ कि जब से यहाँ पर ओवरी में ओवा प्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ फीटस हुआ, लैक्टेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, कि जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं वो कहाँ पर हो रही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर हो रही है। कौन कौन सी प्रोसेसेस हो रही है, ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ, चाइल्ड केयर में लैक्टेशन भी आ जाता है, बर्थ में पार्टीशन आ जाता है, प्रेगनेंसी जेस्टेशन पीरियड आ जाता है, ओवुलेशन, रिलीज ऑफ द ओवा आ जाता है। ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस है इंटीग्रेटेड है स्ट्रक्चरली या फंक्शनली। अब इसका क्या मतलब है स्ट्रक्चरली या फंक्शनली, जैसे ओवा यहाँ पे बना, यहाँ पे रिलीज हुआ, राइट, और यहाँ पे डेवलप हुआ जाइगोट जो है, तो सबका कोई ना कोई फंक्शन है। स्पर्म यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ,
तो यहाँ पर जो प्रेगनेंसी हुई वो वहां पर यहाँ पर हुआ जो डेवलपमेंट ऑफ फीटस है. सो दिस कैन बी द बर्थ कैनाल. सो everything is integrated around the female reproductive system. Ab, what is the function of the ovary? These are the two functions of the ovary: production of the male female gamete, that is ova, and production of the main two जो इसके hormones है वो estrogen and progesterone है. पर जब pregnancy होती है उसमें बहुत सारे और hormones भी ये सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है. दिस इज द साइज ऑफ द ओवरी, पोजीशन ऑफ द ओवरी अभी बता दिया था, पेल्विक रीजन पे है. अच्छा, जो ये ओवरी है ये चारों तरफ से लिगामेंट्स जो है उससे प्रोटेक्टेड है. दीज आर द लिगामेंट्स. इसको अच्छी तरह से इसको प्रोटेक्ट करके रखा है. लिगामेंट्स एक साइड पे तो किससे जॉइंट है? यूट्रस वॉल से, और दूसरी जॉइंट पे पेल्विक वॉल से जॉइंट है. तो ऐसा नहीं है कि दे हैव जस्ट लटका हुआ है ओवरी का स्ट्रक्चर. नो, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द लिगामेंट्स जो इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है. और ओवरी का जो है, अगर ओवरी का हमें ये स्ट्रक्चर पढ़ना है क्योंकि इसमें ओव्यूल्स बन रहे हैं या फॉलिकल्स बन रहे हैं. अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको भी दो में डिवाइड किया गया है. दो में कैसे डिवाइड किया गया है? एक तो ये जो रीजन है, दिस इज द रीजन, ये क्या कहलाता है? मेडुला. और ये कौन सा रीजन है? दिस इज द स्ट्रोमा. दिस इज द स्ट्रोमा, दिस इज द मेडुला. तो मेडुला इसका इनर रीजन है, क्योंकि इसमें कई बार पढ़ेंगे कि जो ये फॉलिकल्स बन रहे हैं स्ट्रोमा रीजन में बन रहे हैं. और जो ब्लड वेसल्स हैं वो कहाँ पर है? नर्वस सिस्टम कहाँ पर है? मेडुलरी रीजन में. तो इसको जो सराउंड कर रही है ये सेल मेम्ब्रेन, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज का बना हुआ है. और ये कॉर्टिकल रीजन है. कॉर्टिकल रीजन का मतलब है ये पूरा कॉर्टिकल रीजन है जहाँ पे दीज आर द आउटसाइड द फॉलिकल एंड दीज oocytes आर प्रेजेंट. और जो ये वाला रीजन है मेडुला रीजन कहलाता है. तो दीज आर द टू फंक्शंस ऑफ द ओवरी. Now when we come to the fallopian tube, these are the fallopian tube. दो fallopian tube है. उसकी एक तरफ से एंट्री कहाँ से है? एक तरफ से यहाँ से एंट्री हो रही है, मतलब यहाँ ओपन हो रहा है. कहाँ से? ओवरी से. ये वाला जो ओवरी से ओपन हो रहा है ये पार्ट कहलाता है इन्फंडाबुलम. इसके बीच का पार्ट जो कहलाता है एम्पुला कहलाता है. और ये पार्ट कहलाता है इस्थमस, जो कि यूट्रस से मिला हुआ है. तो तीन पार्ट्स है ओविडक्ट के. इसका ये स्ट्रक्चर है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है. और ये यूट्रस और ओवरी दोनों से ज्वाइंट है. अब जो ये इस तरह से अलग अलग नहीं है, बट ये फिम्बरी दिखाया गया है क्योंकि ये इन्फंडेबुलम का जो ये स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक प्रोसेसेस, इसे फिम्बरी कहते हैं. यहाँ पे एग बन रहा है तो एग को ये रिसीव करता है, इट रिसीव्स द एग. तो इट इज कनेक्टेड विद दिस, बट दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द ओविडक्ट. अब तीनों ओविडक्ट के पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन है? ये जो इन्फंडेबुलम है, दिस पार्ट इज नियर टू द ओवरी. ये ओवरी में जो ओवा बनता है उसको रिसीव करता है. जो दूसरा पार्ट है एम्पुला, एम्पुला में आकर ये यहाँ पर वन डे के लिए वाइबल रहता है, 24 घंटे के लिए लिविंग रहता है एग. अगर साइमल्टेनियसली यहाँ पर स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है. तो फर्टिलाइज जाइगोट यहाँ से ट्रेवल करता है. ये थर्ड पार्ट इस्थमस का है जो यहाँ पे यूट्रस से मिला हुआ है, क्लोजेस्ट टू द यूट्रस. और यूट्रस में आके ये इम्प्लांटेशन हो जाता है इस पार्ट का. तो दिस इज द ओवरी डक्ट. ये टू पेयर्ड होता है, दो इसमें होता है. द थर्ड पार्ट इज दिस इज द यूट्रस. अगर इसको बॉडी में देखें कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द यूट्रस, तो यहाँ पर अगर आप देखो, दिस इज द बॉडी ऑफ द यूट्रस. यहाँ पर होती है बॉडी. ये पेल्विक रीजन है और ये यूरिनरी ब्लैडर है. तो यूरिनरी ब्लैडर का दिस इज द पोर्शन जहां पर ये यूट्रस होता है, राइट. अब यूट्रस का दिस इज द पियर शेप्ड यूट्रस होता है यहाँ पर. दिस इज द शेप ऑफ द यूट्रस. और इसकी जो नेक होता है वो सर्विक्स कहलाता है, जो कि वेजाइना में ओपन होता है, राइट. अब जब यहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये वोम्ब कहलाता है. जब प्रेगनेंसी हो जाती है, जब यहाँ डेवलपमेंट ऑफ फीटस हो रहा होता है, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? वोम्ब कहलाता है. और ये पूरा का पूरा जो वेजाइनल सर्विक्स जो होता है ये बर्थ कैनाल की तरह वर्क करता है. एंड द चाइल्ड कम्स आउट फ्रॉम दिस पोर्शन, राइट. सो इट इज ओनली वन स्ट्रक्चर. इसके तीन पार्ट्स हैं. ये पार्ट है, एक लोअर पार्ट है और एक ये पार्ट है. सो वी जस्ट कम टू सी दैट कि जो यूट्रस है उसके तीन पार्ट है. ऊपर वाला पार्ट फंडस कहलाता है. दूसरा ये वाला पार्ट जो है इसका बॉडी कहलाता है. और थर्ड पार्ट क्या कहलाता है? सर्विक्स कहलाता है. अब जो ये फंडस और ये जो बॉडी है, अब यहाँ पर अगर देखें आप, जो बॉडी का पार्ट है इसमें तीन लेयर्स हैं. जो आउटर मोस्ट लेयर है वो पेरीमेट्रियम है, बीच वाली जो लेयर है ये मायोमेट्रियम है, और जो थर्ड वाली इनर मोस्ट लेयर है वो एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है. रोल तो तीनों का ही है क्योंकि ये सेरस लेयर ऑफ टिश्यूज का बना हुआ है
जो कि लुब्रिकेशन और यहाँ पे सिक्रीट करता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। मायोमेट्रियम ये जब डिलीवरी होती है, व्हेन द चाइल्ड कम्स आउट, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होता है डिलीवरी में, तो ये स्मूथ मसल का मायोमेट्रियम बना है। तो यहाँ पर इसके कॉन्ट्रेक्शन से ही जो बेबी होता है इसके अंदर वो पुश होता है। और थर्ड वाला जो है एंडोमेट्रियम, दिस इज द एंडोमेट्रियम, जो ये वाला थर्ड है, ये क्या है, कैविटी ऑफ द यूट्रस है, ये यूट्रस की कैविटी है। जो एंडोमेट्रियम है, ये जो पोर्शन है, यहीं पे कहीं पर जो डेवलपिंग फीटस है वो अपने आप को अटैच करता है। तो जो थिकनिंग होती है एंडोमेट्रियम की, वो इसकी लेयर की थिकनिंग होती है। किससे लेयर की थिकनिंग होती है? ब्लड सेल से थिकनिंग होती है। और अगर प्रेगनेंसी होती है तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होता है, ये क्लोज हो जाता है। तो ये एक वर्म की तरह काम करता है, चैम्बर की तरह काम करता है, जहां पे फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है यहाँ पर, तो ये जो होता है, ये वाला क्या होता है, ये डिस्चार्ज आता है ब्लीडिंग की तरह। तो ये वाला जो पोर्शन है, जो इसकी फंक्शनल यूनिट है, वो बेसिकली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कौन सा है, इसका एंडोमेट्रियम जो है वो मेन पार्ट है। और सर्विक्स इसका थर्ड पार्ट है, जो कि यहाँ पे इसका नेक कहलाता है, विच ओपन्स इन द वेजाइना। तो 3 लेयर्स हैं। 3 लेयर्स को हमने किस पोर्शन में स्टडी किया था? बॉडी ऑफ द यूट्रस पे हमने किया था। ये भी इसका थिकन्ड पार्ट है, ये इसका नेक रीजन है। तो दीज आर द पार्ट्स एंड दीज आर द लेयर्स। कई बार पूछते हैं लेयर्स एक्सप्लेन करो और या पार्ट्स को एक्सप्लेन करो। दिस इज अबाउट द uterus. The next part of the human female body, that is the mammary gland. So a pair of mammary glands, they are present at the chest region. एक chest region पे mammary glands इसको कहते हैं, जिसको breast भी कहते हैं. It contains the glandular tissues and the fatty tissues. Glandular tissues and the fatty tissues. So basically अगर हम देखें तो ये वाले जो tissues हैं ये fat bodies हैं और यहाँ पे glandular tissues है। Glandular tissues का क्या होता है? secretion होगा यहाँ पर, तो that is present with the help of the bone के साथ ये joint रहता है। अब इसको थोड़ा सा लर्न करना थोड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ से इसको जैसे हम लर्न करते हैं। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पर कि जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू मेमोरी लोब्स। तो ये वाला पोर्शन अगर तक देखो तो ये मेमोरी लोब्स है इसमें, दीज आर द मेमोरी लोब्स। तो ग्लैंडुलर टिश्यू ये तो फैट्स है यहाँ पर, दे आर डिवाइडेड इनटू द लोब्स एंड ईच लोब कंटेन्स द एल्वोलस। एल्वोलस का क्या होता है? एल्वोलस का मतलब होता है कि जर्नल सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो इट इंक्रीजेस द जर्नल सरफेस एरिया। जितने भी यहाँ पर ये ग्लैंडुलर टिश्यूज है, मेमोरी लोब्स जो है, ये कंसिस्ट ऑफ मैनी एल्वोलस है। अब एल्वोलस जो होते हैं दे ओपन इनटू द ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर विच ओपन इनटू द डक्ट। तो इसके बाद एक और लेबलिंग आएगी मेमोरी ट्यूब्यूल एंड देन आएगी मेमोरी डक्ट। इसका मतलब क्या है? जो ग्लैंडुलर टिश्यूज है दे कंटेन द मेमोरी लोब्स कंटेन्स द एल्वोलस। एल्वोलस ओपन्स इनटू द memory tubules and the memory tubules they open into the small ducts which is known as the memory ducts. अब जो memory ducts है ये wider ampulla में, this is the ampullary portion जो यहाँ पर open होती है और it is connected to the lactiferous duct. ये लैक्टिफेरस डक्ट जो है दैट इज कनेक्टेड विद द निपल, जिससे कि बच्चा जो है वो मिल्क को सक करता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि जो इंजेक्शन ऑफ द मिल्क होता है आफ्टर द पार्ट्यूशन, जब बेबी बॉर्न होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि इस प्रोसेस को इनिशिएट करवाते हैं एंड मिल्क स्टार्टेड कमिंग आउट फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। इन द एब्सेंस ऑफ दिस पार्ट्यूशन कभी भी मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रीशन नहीं होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है oogenesis, ये गैमेटोजेनेसिस, मतलब जो गैमीट बनता है फीमेल में, ओवम जो बनता है, ओवा या ओवम जिसको कहते हैं, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमीट। ओवा और ओवम ये कहते हैं हम लोग गैमेटोजेनेसिस, इसको कहते हैं oogenesis, राइट। अब इसको थोड़ा समझने की बात है यहाँ पर कि जो इसमें जो मदर सेल्स होते हैं जिसको कि हम कहते हैं oogonia, मदर सेल्स किसको कहते हैं? oogonia। ये जब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है यूट्रस के अंदर तब ये स्टार्ट हो जाता है। फिर से एक बार हम एक्सप्लेन करते हैं इसको कि जब यहाँ पर दिस वाज द ओवरी, राइट, ये ओवरी यहाँ से अगर यहाँ पर सपोज फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये एंडोमेट्रियम में ये फीटस ने अपने आप को यहाँ पे अटैच हो गया, मतलब जो यहाँ पे डेवलपिंग फीटस अटैच हो गया। अगर ये फीमेल फीटस है, अगर इसका जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XX है, तो इस स्टेज पर ये क्या कहलाता है? फीटल लाइफ। फीटस पे ही यहाँ पर जितने भी मदर सेल्स होते हैं, कौन से मदर सेल्स होते हैं? oogonia होते हैं, ये फीटल ओवरी में ही बन जाते हैं और दे द नंबर विल बी इन द लैक
बहुत ज्यादा नंबर होता है, और नो oogonia इज फॉर्म्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ द फीमेल चाइल्ड। इसके बाद जो ये मदर सेल है oogonia, इसके बाद नहीं बनते। तो जैसे हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, बड़ा सिंपल सी प्रोसेस पढ़ी थी, यहाँ पे थोड़ा सा पूछा जाता है कि जो फीटल लाइफ में सारे के सारे जो oogonia है वो यहाँ पर हो बन जाते हैं, और जो बर्थ होता है फीमेल चाइल्ड का टिल द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का जो एज होती है 8 to 9 ईयर्स होती है, ये नंबर जो होता है ये डिफरेंशिएट करता है, अपने नंबर को डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब वो नंबर तो वही रहेगा क्योंकि उसके बाद तो गोनियां बनेंगे ही नहीं, बट दे आर नोन एज द प्राइमरी oocyte, क्योंकि अब जब प्यूबरिटी होती है तो वहां पर oogenesis को स्टार्ट होना है, तो यहाँ पे माइटोसिस के थ्रू ये डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, एक चीज है कि अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, ये क्या नंबर है इनका, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो टिल द चाइल्ड बर्थ ऑफ द चाइल्डहुड एंड प्यूबरिटी, ये जो स्टेज है वो क्या कहलाती है, प्राइमरी oocyte, ये स्टेज कहलाती है यहाँ पे प्राइमरी। ओके, तो ओवरी के अंदर जो oogonia है, राइट, जो oogonia होते हैं वो मदर सेल्स कहलाते हैं। यहाँ पर जो स्टेज है, स्टेज कौन सी है, प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 में जो मायोसिस 1 की प्रोफेज 1 है उसमें 5 सब स्टेजेस हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डाइकाइनेसिस एंड डिप्लोटीन, दीज आर द 5 स्टेजेस। यहाँ पर मियोसिस जो होता है वो क्या होता है, इट विल बी अरेस्टेड, सीज हो जाता है। तो जितने भी oogonia होते हैं जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ये डिफरेंशिएट तो करते हैं, एंड नाउ दे आर नोन एज द प्राइमरी oocyte, जिसका नंबर क्या होता है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब ये जो है ये प्यूबरिटी तक इसमें जो डेवलपमेंट है वो सीज हो जाता है, सिर्फ डिफरेंशिएशन होता है, और एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द सॉरी एट द टाइम ऑफ द प्यूबरिटी बीच में इनका डिसइंटीग्रेशन, मतलब डिजनरेट भी होने लगते हैं, डेड भी होने लगते हैं, और जब प्यूबरिटी आता है मतलब एट द एज ऑफ 8 to 9, तो ईच ह्यूमन ओवरी में, हर ह्यूमन ओवरी में 60,000 to 80,000 ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी oocyte। अच्छा, ओवरी में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, जो कोई कौन से सेल्स होते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स। अब ये जो सेल्स होते हैं ये oocyte के डेवलपमेंट में और ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ग्रेनुलोसा सेल, क्योंकि ये क्या करवाते हैं, हार्मोन भी एक सिक्रीट करते हैं, हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं, ये यहाँ पर ग्रेनुलोसा सेल जो है इसके ऊपर लेयर्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं सेल्स की, और ये कहलाते हैं फॉलिकल्स, दीज आर नोन एज द फॉलिकल। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो प्राइमरी oocyte के ऊपर ये एक लेयर फॉलिकल की बनी, यहाँ पे 2 लेयर्स बनी। अब ये फॉलिकल की जो लेयर्स हैं ये बढ़ती चली जा रही है, और ये जो oocyte के ऊपर पहले ये जो प्राइमरी oocyte था, इट विल बी नोन एज द प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, और इस तरह से ये जो नेम है, जो फॉलिकल की लेयर्स है, जो ग्रेनुलोसा लेयर्स है इसको बना रही है, वो इसके ऊपर फॉलिकुलर लेयर्स बनानी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte का नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसके ऊपर अब फॉलिकुलर लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है। अब जब ये कहाँ पे चल रहा है, ओवरी के अंदर, अब ये प्राइमरी फॉलिकल बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, दिस वाज द सेकेंडरी फॉलिकल, कौन सा oocyte है, प्राइमरी oocyte है इसमें, और ये टर्शरी फॉलिकल बन गया, कौन सा oocyte है, प्राइमरी oocyte है। तो यहाँ पर जब एक टर्शरी फॉलिकल बनता है तो इसमें बहुत बड़ी एक कैविटी बन जाती है जिसको हम एंट्रम कहते हैं, दिस कैविटी इज नोन एज द एंट्रम, और जितने और सेल्स हैं विद द oocyte ये अपने आप को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये यहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है, ये दिस विल बी द डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन हियर, और ये यहाँ पर एक फ्रॉम वन टाइप ऑफ द जो सेल्स है, जो फॉलिकुलर सेल्स है, ये नंबर यहाँ पे इंक्रीज करता जा रहा है, और यह जो टर्शरी फॉलिकल है, नाउ इट विल बी चेंज इनटू द ग्राफियन फॉलिकल। अब ये यहाँ पर क्या कहलाएगा, ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ पे थीका की लेयर बनती चली जा रही है, ये टर्शरी फॉलिकल है, और जब ये ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है तो यहाँ से एट दैट टाइम ओवा यहाँ से रिलीज हो जाता है। मतलब ओवा जो रिलीज होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम पढ़ेंगे कि कैसे फॉलिकुलर स्टेज यहाँ पर आएगी, कि आफ्टर द ब्लीडिंग जो 1 to 5 डेज का ब्लीडिंग का पीरियड होता है, उसके बाद फॉलिकुलर स्टेज आती है। तो फॉलिकुलर स्टेज में ये बढ़ते चले जाते हैं, और एंड ऑफ दैट यहाँ पर ये ग्राफियन फॉलिकल बनता है, और ग्राफियन फॉलिकल के बाद यहाँ पर ओवा रिलीज हो जाता है, राइट।
अब इसमें जब यह ग्रेफियन फॉलिकल बनता है, यहाँ पर फर्स्ट मायोसिस कंप्लीट होता है। जब यहाँ पे फर्स्ट मायोसिस कंप्लीट होता है तो प्राइमरी oocyte से यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पे सेल बनता है, और ये यहाँ पर ये पोलर बॉडी कहलाता है, और ये जो सेल बनता है ये सेकेंडरी oocyte कहलाता है। तो इन द फॉर्म ऑफ द, ये जो ओवा लिखा है, ये जब यहाँ से रिलीज होता है, ये ओवा जो है ये सेकेंडरी oocyte है। ये क्या है यहाँ पर, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ये ओवा यहाँ पे रिलीज होता है। अब ये कहाँ पे रिलीज हो रहा है, ये कहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा था, ये डेवलपमेंट चल रहा था ओवरी के अंदर, दिस वाज द ओवरी। और रिलीज कहाँ पे हुआ है ये oocyte, यहाँ पे रिलीज हुआ है, जो अल्टीमेटली इट विल कम टू द फैलोपियन ट्यूब। तो इसे कहाँ पर आना है, मिडल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, एंड दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो जब यहाँ पर फर्स्ट meiosis कंप्लीट होता है तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू द, सो oogenesis को थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। जो oogoनियम होते हैं ये एट द टाइम ऑफ द फीटल लाइफ, जब डेवलपमेंट हो जाए फीटस का यूट्रस में, तब ये बन जाते हैं। ठीक है, माइटोसिस के थ्रू ये डिफरेंशिएट करते हैं। ये कौन सा पीरियड है कि फ्रॉम द चाइल्ड बर्थ टू द प्यूबर्टी, और ये क्या कहलाते हैं, वो प्राइमरी oocyte कहलाते हैं। इसका जो नंबर होता है वो 46 ही होता है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ये प्रोफेज 1 के एक स्टेज पर सीज हो जाता है यहाँ से, और प्यूबरिटी के बाद अब देखो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि ब्लीडिंग वाला जो होता है कि कैसे ब्लीडिंग होती है, और कैसे फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो इम्प्लांटेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर प्राइमरी oocyte पे सीज कर जाता है। अब जब यहाँ से प्राइमरी oocyte पे जब प्यूबरिटी होती है, उस पे मायोसिस 1 कंप्लीट होता है, और यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बन जाता है। सेकेंडरी oocyte को इसके ऊपर फॉलिकुलर लेयर बनती चली जा रही है। फॉलिकुलर लेयर का क्या मतलब है, ग्रेनुलोसा जो लेयर है प्राइमरी oocyte के ऊपर, नंबर ऑफ यहाँ पे, और ये साइज में बढ़ता चला जा रहा है। ये तो प्राइमरी oocyte है, ये टर्शरी बन गया। टर्शरी के बाद जब ये बना तो बहुत बड़ी यहाँ पे एट्रम बन गई, और यहाँ पर एंट्रम बन गया, और यहाँ पर जब यहाँ से डिस्चार्ज होता है यहाँ से ओवा, उस टाइम पर ये फर्स्ट मायोसिस कंप्लीट हो जाता है, और ये क्या बन जाता है, सेकेंडरी oocyte। अच्छा, ये जो टर्शियरी फॉलिकल था अब क्या कहलाता है, ग्रेफियन फॉलिकल। और ये जो हमें ओवा हम लोग कहते हैं रिलीज होता है, एग्जैक्टली जो रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ये रिलीज होता है। क्योंकि जब अभी अब देखो इसको जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो ये चीज ध्यान रखना कि तब मियोसिस 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है और ओवम यहाँ से फ्यूज करता है। जब जोना पेलिस्यूडा को ब्रेक करके जब स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर करता है तब ये प्रोसेस आता है। लेकिन हर बुक में लिखा हुआ है कि इट इज जस्ट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ओवा, तो हम भी यही वाला इसको वर्ड्स हम यही ले लेते हैं एनसीईआरटी के कि यस इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ द ओवा, और अब ये ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज हो जाता है, दैट विल बी नोन एज दैट। अब आया मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब भी हम स्टडी करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम दो जगह पे स्टडी करते हैं। पहला हम करते हैं ओवरी में स्टडी, और दूसरा हम करते हैं यूट्रस में स्टडी। ठीक है, अब ओवा में, ओवा में जो ओवा जो साइज में इंक्रीज हो रहा है, प्राइमरी oocyte तो सेकेंडरी oocyte जो यहाँ पे रिलीज हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, ओवरी में हो रहा है। और अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर ये इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इसको कहाँ पर इम्प्लांट होना है, वो कहाँ पर होना है, द वॉल ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस में भी देखते हैं कि यूट्रस में क्या चेंजेस हो रहे हैं और ओवरी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो oogenesis में जो हम लोगों ने प्राइमरी टू द सेकेंडरी टू द टर्शियरी टू द ग्रेफियन फॉलिकल पढ़ा था, वो चीजें हमें पढ़नी है ओवरी में। लेकिन जो हमने यूट्रस का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि एंडोमेट्रियम जो फंक्शनल एंडोमेट्रियम है, जो कि असली में ये काम आता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। राइट, अब दो चीजें हैं, अगर फ्यूजन हो गया मेल और फीमेल गैमीट का तब तो ये प्रोसेस यहाँ पर होगा, मतलब प्रेगनेंसी अगर हो गया तब तो ये अपने आप को यहाँ पर जो है ये यहाँ पर अपने आप को अटैच करेगा। और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो क्या होगा कि फिर शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम हो जाएगा। तो वो जितने भी इवेंट्स है हमें कहाँ देखने, यूट्रस में देखने। अब ओवरी को कौन से हॉर्मोन्स गवर्न कर रहे हैं, ऑस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन। दीज आर द टू हॉर्मोन्स जो प्राइमरी हॉर्मोन्स है, जो ओवरी ही सिक्रीट कर रहा है। प्रोसेस ऑफ दिस जो जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस में, टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस को गवर्न कर रहा था अलोंग विद द एलएच एंड एफएसएच, याद आया। तो एलएच एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन उसको गवर्न कर रहा था। यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है, ओवरी के हॉर्मोन्स क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड द एलएच एंड एफएसएच। एलएच एफएसएच किसके हॉर्मोन्स है, हाइपोथैलेमस गवर्न करके पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी का हॉर्मोन्स है। तो ये हम चार हेड में इसको यहाँ पर
मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बुक का डायग्राम है, जो एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एक साथ ही बनाने के लिए नहीं आता, बट दीज फेजेस वी आर गोइंग टू स्टडी इन 4। तो पहले अगर आप देखो तो ये ओवेरियन इवेंट्स हैं। ओवेरियन इवेंट्स मतलब डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल चल रहा है। देखो यहाँ पर ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज हो गया ना ओव्यूलेशन में, और फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा। अब इसको कौन से कंट्रोल कर रहा है? ओवेरियन हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन्स है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और साइड बाय साइड ये वाला जो डेवलपमेंट चल रहा है वो किसका चल रहा है? एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस का। तो अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो पहली साइकिल यहाँ पे आ जाती है, जिसे मेनिस्ट्रेशन फेज कहते हैं, जिसमें ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग कैसे होती है? इट इज अ नेचुरल प्रोसेस कि ये जो वॉल ऑफ द एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स से थिकेंड होती है। क्यों थिक होती है? क्योंकि प्लेसेंटा से कनेक्शन होगा अगर प्रेगनेंसी होगी। जो ग्रोइंग फीटस है वो अपने आप को यहाँ से कनेक्ट करेगा, और लिविंग फीटस है वो, उसको तो उसी से तो बच्चा बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसको कनेक्ट करेगा यहाँ पर, तो उसको तो वो ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए, उसका वेस्ट मटेरियल निकलना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये शेडिंग हो जाती है, तो ये मेनिस्ट्रुअल फेज कहलाती है। ठीक है, वो ब्लीडिंग हो गई। फिर से ओवरी में प्रोसेस स्टार्ट होती है, मतलब कि फ्रॉम द प्राइमरी फॉलिकल टू द सेकेंडरी टू द टर्शियरी फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल। तो दूसरी जो स्टेजेस चल रही हैं ये ओवेरियन क्या कहते हैं, ओवरी में चल रही हैं, और ये कहलाती है फॉलिकुलर फेज। और वहीं पर क्योंकि हो सकता है प्रेगनेंसी हो जाए, फ्यूजन ऑफ द मेल और फीमेल गैमीट हो जाए, तो यूट्रस में ये थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम चल रहा है विद द हेल्प ऑफ द ब्लड वेसल। तो ये क्या कहलाता है? प्रोलिफेरेटिव फेज। ये थिकन हो रहा है, तो यूट्रस में प्रोलिफेरेटिव कहला रहा है, और ओवरी में ये क्या कहला रहा है? फॉलिकुलर फेज कहला रहा है। अब 14th डे एक दिन ऐसा भी आएगा पूरे के पूरे साइकिल में, जब ये ओवा रिलीज होगा, तो थर्ड फेज क्या आ जाएगी? ओवुलेशन। पहली क्या थी? मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरी क्या थी? फॉलिकुलर या पेरिफेरेटिव फेज। थर्ड क्या है? ओवुलेटरी फेज। सो नॉर्मल जो साइकिल होती है वो फीमेल में 28 to 29 डेज की होती है। तो 3 to 5 डेज तो ब्लीडिंग होती है। 5 to 13 डेज में ये फॉलिकुलर बनता है, फ्रॉम द प्राइमरी टू द टर्शरी टू द ग्रेफियन फॉलिकल जो होता है रिलीज हो गया, वो ओवुलेशन। 14th डे ऑफ द साइकिल होता है, 14वें दिन जो होता है वो रिलीज होता है नॉर्मल साइकिल में। मतलब ये आगे पीछे भी हो जाती है, लंबी या छोटा भी कई बार हो जाता है, हार्मोनल कंट्रोल्ड है टोटली ये। और उसके बाद क्या होता है कि अगर प्रेगनेंसी हो गई, राइट, तो प्रोजेस्टेरॉन और ये जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन एज वेल एज द कॉर्पस ल्यूटियम, ये यहाँ पर इसको कंट्रोल करेंगे। अच्छा, ऊपर के जो हार्मोन्स है वो LH और FSH है, और LH और FSH का बहुत मेजर रोल है किसमें? यहाँ पे ओवुलेशन कराने के लिए। तो वन बाय वन वी हैव टू स्टडी 4 स्टेजेस कि ल्यूटियल फेज जो होती है, ये इस फेज के अंदर ये जो अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये अपने आप को यहाँ पर अटैच करेगा। अच्छा, अगर नहीं हुआ प्रेगनेंसी तो ये शेडिंग ऑफ हो जाएगी और फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो 28 डेज की साइकिल में क्या चलता है? 3 to 5 डेज ये चलता है, 6 to 30th ये चलता है, 14th डे एक दिन ये चलता है, एंड 15th से लेके 28th डे की फिर ये साइकिल चलती है। और 9th डे में अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो क्या होगा कि फिर से ये साइकिल स्टार्ट होगी। प्रेगनेंसी हो गई तो ये साइकिल सीज हो जाएगी, मतलब ये साइकिल 9 मंथ्स के लिए बंद हो जाएगी अगर यूट्रस में डेवलपिंग फीटस ने अटैच कर लिया। जब ये साइकिल स्टार्ट होती है प्यूबर्टी पे एट द एज ऑफ 8 और 9 इन द फीमेल, तो ये मेनार्क कहलाता है। जब एट द एज ऑफ 50 इयर्स तक ये खत्म होती है तो मीनोपॉज कहलाता है। और साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन क्या है? एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का, मतलब फ्रॉम 8 to 9 इयर्स टू 50 अगर नॉर्मल फेज चलती है तो ये क्या कहलाती है? साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन। मींस द पीरियड बिटवीन द मिनार्क एंड मेनोपॉज, 8 to 9 इयर्स के जो बीच का पीरियड है वो ये कहलाता है। तो दिस इज अबाउट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो अभी एक्सप्लेन किया था उसको यहाँ से देखते हैं। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मींस इट इज अ इंडिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। इसको यहाँ से देखते हैं कि पहला ये जो ओवरी में ये सारा का सारा डेवलपमेंट ये कहाँ पे चल रहा है? यूट्रस में चल रहा है। तो यूट्रस में अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होती तो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाता है, और फिर से अगर ओवुलेशन हो गया तो ओवुलेशन के लिए फिर से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि थिकनिंग हो रही है, कि अगर यहाँ पे ओवुलेशन हो गया तो देन इट विल बी थिकन। तो इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 4 फेजेस पे स्टडी करते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, third is the ovulation, fourth is the luteal phase. This is known as the proliferative phase and this is also known as the
वन नेम इज ऑल्सो सो ये कई बार नेम आता है इसका, जो इसका ये जो ल्यूटियल के या सिक्रेटरी आ जाता है, ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी हो जाता है, फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव हो जाता है, ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल फ्लो, दैट इज ओनली वन नेम व्हिच इज गिवन। सो इसको एक एक करके देखते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो फेज है ये मेंस्ट्रुअल फेज होता है, जिसमें मेंस्ट्रुअल फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है। ये कब होता है? शेडिंग ऑफ द, ये ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, यूट्रस की जो लाइन होती है, ये शेडिंग होती है इसकी, बैकग्राउंड ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइन of the uterus of its blood vessels and comes out as a liquid from the vagina, and ये तभी होता है when the ovum is not released। तो पहली साइकिल क्या हो गई यहाँ पर? the first cycle is the menstrual phase। सेकेंड साइकिल कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज को दोनों जगह स्टडी करते हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल टू द सेकेंडरी फॉलिकल टू द टर्शरी फॉलिकल। ये जो फॉलिकल आ रहा है, देखो यहाँ पे कौन सा हार्मोन यहाँ पर इसको गवर्न कर रहा है? दिस इज द एस्ट्रोजन। ये सॉरी LH इसको गवर्न कर रहा है यहाँ पर। LH किसका हार्मोन है? हार्मोन किसका है ये? पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है। और यहीं पर देखो आप एस्ट्रोजन का जो लेवल है ये भी बहुत हाई हो रहा है। तो एस्ट्रोजन और LH दोनों यहाँ पे इसको गवर्न कर रहे हैं। और जो LH है, यहाँ पे थोड़ा सा FSH का भी रोल है। LH जो है ये ओव्यूलेशन करवाता है। दिस इज द, जब ये मैक्सिमम लेवल पे चला जाता है LH, तो यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल के थ्रू ये जो सेकेंडरी ओसाइट है यहाँ पे रिलीज हो जाता है। तो ओव्यूलेशन में किसका रोल ज्यादा है? दैट इज द LH। और यहाँ पर आते आते एस्ट्रोजन का भी थोड़ा सा रोल है, काफी रोल है यहाँ पे, क्योंकि फॉलिकुलर स्टेजेस को एस्ट्रोजन कंप्लीट। अब ये वाला जो है प्रोजेस्टेरॉन, देखो इसका रोल फॉलिकुलर में नहीं है, ये कहाँ पर आ रहा है? ये ल्यूटियल या भी सिक्रेटरी फेज में इसका रोल स्टार्ट होगा, जब कॉर्पस ल्यूटियम से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो गया। क्योंकि ये कॉर्पस जो ये फॉलिकुलर है ना, इसके लिए हमने क्या पढ़ा था? फॉलिकुलर ग्रैनुलोसा सेल बनाते हैं और ये एक हार्मोन की तरह भी वर्क करता है। तो ये जो सेल्स है, जो टर्शरी फॉलिकल के सेल्स जो थे, जो ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है, अब ये जो है एक हार्मोन की तरह, कॉर्पस ल्यूटियम की तरह एक्ट करता है। नाउ इट विल बी नोन एज अ कॉर्पस ल्यूटियम। और कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरॉन करता है। सो ये जितने भी चेंजेस चल रहे हैं ओवरी में या यूट्रस में, ये कौन कौन से हार्मोन्स गवर्न कर रहे हैं? LH एंड FSH। और दूसरा कौन कर रहा है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और यहीं पर अगर आप FSH का रोल देखो, तो FSH का भी जो रोल है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, जो यहाँ पर फॉलिकुलर फेज में हो रहा है। थर्ड फेज कौन सा है? दैट इज द ओवुलेशन। यहाँ पे आप देखो सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH, ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है फॉलिकुलर फेज में, और ये पीक लेवल पे पहुंच रहा है 14th डे पर। 14th डे पर ये किस कलर से, LH इन्होंने किस कलर से दिखाया है? येलो कलर से, और FSH ये वाला जो कलर दिखाया है। तो ये FSH और LH का जो ये कलर है, ब्लू वाला जो दिखाया है, ये एस्ट्रोजन दिखाया है, राइट? तो एस्ट्रोजन और LH यहाँ पर मैक्सिमम सिक्रीट हो रहा है किस स्टेज पे? ओवुलेशन पे। इवन द FSH इज ऑल्सो फॉर्म्ड। और ये कौन सा हार्मोन है? ये प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन कब आएगा? ल्यूटियल फेज में आएगा। तो ये जो रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH है, तो मैक्सिमम लेवल पर आता है, ये LH सर्ज कहलाता है। दिस इज द थर्ड स्टेज। और फोर्थ स्टेज ल्यूटियल फेज कहलाती है, जबकि जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम बना देता है, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, और यहाँ पर देखो लेवल इसका बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये शेड ऑफ हो जाएगी और फिर से पहली स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर देखो फॉलिकुलर स्टेज, ओवुलेशन एंड ल्यूटियल फेज, और यहाँ पर अगर नहीं हुआ प्रेगनेंसी तो ये डीजनरेट कर जाएगी एंड फिर से the menstrual flow it started, the new cycle is started. तो have every month the female की 28 to 29 days। So after the gametogenesis, जब स्पर्म्स बन चुके हैं और ओवा बन चुके हैं, now there is a probability for the fertilization। अब fertilization का कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर क्या बना था? ओवरी में ओवा बना था, जो कि यहाँ पे रिलीज हुआ एट द प्रोसेस, बाय द प्रोसेस ऑफ द ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद ये मिड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब में अगर ओवा प्रेजेंट है, और ये कौन सा पार्ट है? एम्पुलरी रीजन है, एम्पुलरी रीजन ऑफ द ओविडक्ट। और जो ये स्पर्म्स हैं वो यहाँ पे रिलीज हुए इन द वेजाइना, वेजाइना से होते हुए सर्विक्स से होते हुए दे विल ट्रेवल फ्रॉम द यूट्रस। यूट्रस के बाद ये इस्थमस पार्ट ऑफ द जो ओविडक्ट है, अगर वहां से ट्रेवल करके दे विल कम टू द एम्पुलरी रीजन। एम्पुलरी रीजन में अगर 14th डे ऑफ द ओव्यूलेशन, एक दिन के लिए लिविंग रहता है जो ओवा होता है, अगर वो उसके साथ फ्यूज कर गया, वन स्पर्म में ओवा का फ्यूजन हो जाएगा, तो प्रोसेस इज नोन एज द
फर्टिलाइजेशन, राइट। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो इंसेमिनेशन प्रोसेस क्या होती है, जो रिलीज होते हैं यहाँ पे स्पर्म्स सीमेन के फॉर्म में, स्पर्म जो होते हैं सेमिनल प्लाज्मा में, वहां पर जहाँ पर टेल का फंक्शन होता है, दे स्विम विद द हेल्प ऑफ द टेल, दे जस्ट ट्रेवल विद द हेयर। अब अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा से रिपीट हो जाएगी। तो ये जो है एक जो प्रोबेबिलिटी जो मैंने वर्ड यूज किया फर्टिलाइजेशन का, ये उस पर डिपेंड करता है कि 14th डे में अगर यहाँ पे लिविंग ओवा प्रेजेंट है, जिसको हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में अगर वो प्रेजेंट है, जो कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो और न्यूक्लियस किसका है, स्पर्म का न्यूक्लियस अगर इसके साथ फ्यूज हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होगा, और या तो फिर नहीं होगा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में ये हमें देखना होता है कि जो ओवा है यहाँ पर, जो सेकेंडरी oocyte है, उसको जो सेकेंडरी oocyte का जो न्यूक्लियस है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसको एक लेयर सराउंड कर रही है, दैट इज नोन एज द जोना पेलिसुडा, और उसको यहाँ पे एक और लेयर सराउंड कर रहा है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको यहाँ पे सराउंड कर रहा है, और फिर जोना पेलिसुडा इसको सराउंड कर रहा है। अब जो ये जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम क्या है, द पार्ट ऑफ द हेड, जो ये पॉइंटेड पार्ट है, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, राइट। अब वो एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलिसुडा को पेनिट्रेट करते हैं, और ये पेनिट्रेट करके जो न्यूक्लियस होता है, इसमें जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है, वो यहाँ पर एंटर कर जाता है। कहाँ पे एंटर करा, साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम में यहाँ पे एंटर करा। यहाँ पर सेकेंडरी oocyte जो प्रेजेंट है, अब यहाँ पे सेकेंडरी जो मायोसिस है वो कंप्लीट होता है। जो सेकेंडरी मायोसिस जो कंप्लीट होता है, जो सेकेंडरी oocyte है, फिर से यहाँ पे ओवम बनाता है, दिस इज नोन एज द ओवम, और ये क्या होता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाता है। अब ये जो ओवम है यहाँ पे जब रिलीज होता है, इसका फ्यूजन अगर ये हो गया तो फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, one celled structure is formed here and that has the 2n number of chromosome। तो जोना पेलिसुडा और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको क्रॉस करके, अच्छा अगर एक यहाँ पे पेनिट्रेट कर गया, मतलब एक का इंटरेक्शन हो गया जोना पेलिसुडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्रोसोमल, तो उसके बाद जितने भी ये एंट्री हो रही है, जितने भी यहाँ पर ये एंट्री हो रही है, दिस इज द स्पर्म्स की, वो सारे के सारे अब रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ एक जो है, जो न्यूक्लियस है, वो इसका यहाँ पर एंटर करेगा, राइट। एडिशनल जो स्पर्म्स है वो नहीं होगा। तो ये हमने क्या क्या देखा था कि यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte है वो अब ओवम में चेंज हो गया, जब जोना पेलिसुडा को पेनिट्रेट किया एक्रोसोमल एंजाइम्स ने, और जो न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म है वो एंटर किया। तो एक न्यूक्लियस के साथ यहाँ पर जो इंटरेक्शन हुआ, इसका जो भी रिएक्शंस चले, and the nucleus which entered here and the zygote is formed। तो fertilization क्या है, fusion of the male and female gamete and the fertilization is there। now जब फर्टिलाइजेशन हुआ, दिस इज अ प्रोसेस कि मियोसिस के बाद एग बना, और मियोसिस के बाद स्पर्म बना, यहाँ पे जाइगोट बना। अब डिपेंड करता है ये कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किस पे डिपेंड करता है, ये सेक्स क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है, जो कि मेल्स में एक्स एंड वाई है और फीमेल्स में एक्स एंड एक्स है। क्योंकि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 44 प्लस XX फीमेल में होता है एंड 44 प्लस XY मेल में होता है। अब स्पर्म्स की प्रोबेबिलिटी है कि वो X के साथ है या Y के साथ है। फीमेल में तो हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, दैट विल बी विद द X ओनली। तो अगर फ्यूजन ऑफ X और Y होता है तो बॉय इज फॉर्म, और फ्यूजन ऑफ X एंड X होता है तो गर्ल चाइल्ड विल बी बॉर्न। तो ये कहाँ पे डिसाइड होता है, व्हेन द जाइगोट इज फॉर्म, कि स्पर्म जो है यहाँ पर, उसके पास जो 23 क्रोमोसोम्स है, 22 प्लस X क्रोमोसोम है या 22 प्लस Y क्रोमोसोम है। अगर Y है तो वो मेल चाइल्ड है, और X है तो वो फीमेल चाइल्ड है। सो कई बार क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। You have to write yes, it is determined by the father, not by the mother, as the sex chromosome in females are XX and XY, and when the gametes are formed, तो वो एक्स क्रोमोसोम, फीमेल में हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही एग में होगा, और स्पर्म की प्रोबेबिलिटी है कि वो वाई होगा कि वो एक्स होगा। तो अगर वाई और एक्स के साथ फ्यूज करेगा तो इट विल बी द मेल, और एक्स के साथ करेगा तो ये आ जाएगा फीमेल। ही हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था। अब प्रोसेस हुआ इम्प्लांटेशन का। अब इम्प्लांटेशन कैसे चल रहा है कि यहाँ पर ओवरी से ओवर रिलीज हुआ, ओवर रिलीज होकर एम्पुलरी रीजन में पहुंचा। एम्पुलरी रीजन में अगर यहाँ पर एग प्रेजेंट है और यहाँ पे स्पर्म डिस्चार्ज हुए, और यहाँ से आकर यहाँ पे फ्यूजन हुआ,
तो जो मिड डे ऑफ द 14th डे ऑफ द साइकिल है, तो यहाँ पे क्या बना, जाइगोट बना। कहाँ पे बना, ये एम्पुलरी रीजन में। अब यहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, माइटोसिस से स्टार्ट होगा। माइटोसिस से जो सिंगल सेल जाइगोट का था, इट विल डिवाइडेड इनटू 2। अब यहाँ पे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉयड क्रोमोसोम आ जाएंगे। अब 1 से जो 2 बना, 2 से फिर 4 बना, 4 से फिर 8 बना। सो ये जो नंबर इंक्रीज हो रहा है थ्रू द माइटोसिस, ये नंबर ऑफ सेल्स क्या कहलाते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहलाते हैं। दे आर नोन एज द नंबर ऑफ सेल्स। और ये अब जो जाइगोट था, अब ये क्या कहलाता है, एम्ब्रियो। अब जाइगोट क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो, और नंबर ऑफ सेल्स कहलाएंगे ब्लास्टोमियर। तो ये जब 16 के बाद ये 32 बनेगा, देन 64 बनेगा, देन 128 बनेगा। तो ये जब सेल डिवीजन हो रहा है, तो ये कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, ये यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में ट्रेवल कर रहा है। डे यहाँ पर क्या था, डे 0 पे क्या था, जाइगोट बना, फिर ये 2 क्रोमोसोम वाला, सॉरी 2 सेल बने, देन 4, देन 8, देन 16। ये जो 8 to 16 की स्टेज होती है, ये क्या कहलाती है, मोरुला कहलाती है। दिस स्टेज इज नोन एज द मोरुला। मतलब ब्लास्टोमियर विद 8 to 16 सेल। जो ब्लास्टोमियर तो नंबर ऑफ सेल्स होता है, 8 से 16 सेल का ब्लास्टोमियर क्या कहलाता है, मोरुला। फिर ये क्या होता है, 16 से 32 पे आएगा, 64 पे आएगा। तो 8 to 9 डेज तक होते होते ये जो सेल स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस तरह से बन जाता है। मतलब एक तरफ क्या होता है कि जो आउटर लेयर जो होती है, ये लेयर कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट। ये यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर जाती है, और ये लेयर क्या कहलाती है, ट्रोफोब्लास्ट। और जो ये सेल्स है, दैट इज इनर सेल। जो इनर सेल मास जो होता है, ये अपने आप में जो एक तरफ अपने आप को अरेंज कर लेता है, और एक बहुत बड़ी सी कैविटी बन जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। और इसको क्यों हाईलाइट किया ब्लास्टोसिस्ट में, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में जब ये एम्ब्रियो आता है, तो इसका क्या होता है, अटैचमेंट विद द वॉल ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम से इसका यहाँ पे अटैचमेंट हो जाता है। एंड दैट अटैचमेंट जो होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन इज अ प्रोसेस जब ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ट्रांसफॉर्म का मतलब है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये चेंज होता चला जा रहा है। तो 8 to 9 डेज लग जाते हैं यहाँ पर। और जब ये वॉल ऑफ यूट्रस इन द एंडोमेट्रियम में, बाहर वाली वॉल क्या कहलाती है, पेरीमेट्रियम, उसके बाद क्या कहलाती है, मायोमेट्रियम। ये तो डिलीवरी में काम इनका फंक्शन होता है। ये क्या कहलाती है, थिकेंड हो चुकी है। आपने पढ़ा था कि ये प्रोलिफरेशन इसका होता चला जा रहा है। तो ल्यूटियल फेज पर इसने अपने आप को यहाँ पर अटैच किया। तो दिस इज प्रोसेस वी कॉल इट एज अ इम्प्लांटेशन। सो आफ्टर द इम्प्लांटेशन, कहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है, जो इम्प्लांटेशन होता है वो ब्लास्टोसिस्ट, ये आपका जो है ब्लास्टोमियर आपने पढ़ा था। ब्लास्टुला स्टेज आप प्रैक्टिकल में भी पढ़ते हो। तो जो आउटर वॉल होती है इसकी, कौन सी वॉल है, आउटर वॉल, आउटर वॉल इज नोन एज अ ट्रोफोब्लास्ट। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये जो है ये एंडोमेट्रियम से अटैच होती है। कौन सी लेयर इस पे अटैच होती है, ट्रोफोब्लास्ट जो है ये इससे अटैच हो जाएगी। अब क्या बचा, ये बचा इनर सेल मास। ये जो सेल्स है एक साइड पर, अब ये डिवाइड हो जाएंगे 3 लेयर्स में, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। इससे पूरे ऑर्गन्स बनते हैं, यही स्टेम सेल्स भी कहलाते हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट का क्या फंक्शन है, ट्रोफोब्लास्ट से एंडोमेट्रियम में अटैच हो जाता है, और जैसे ही अटैच होता है, दैट इज अ साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। अब जब प्रेगनेंसी यहाँ पर हो जाता है, तो यहाँ पे जब प्रेगनेंसी हो जाता है, इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल अब नहीं होगा। जो सर्विक्स पार्ट है यूट्रस का, वो क्लॉग हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा जो यूट्रस है वो वोम्ब कहलाएगा, जहां पर अब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। तो ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में ये 128 प्लस के फॉर्म में जो सेल्स होते हैं, ये यहाँ पे यूट्रस की वॉल पे 8 to 9 डेज में इम्प्लांटेशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब जब इम्प्लांटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तो दैट लीड्स टू द प्रेगनेंसी। तो एक बार यूट्रस को फिर से देखते हैं कि यूट्रस को हम लोगों ने 3 लेयर्स में पढ़ा था, कि पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के अंदर 2 लेयर्स इसके और होती हैं। वन इज नोन एज द कोरियन, अनदर इज नोन एज द एमनियन। आपने एमनियोटिक फ्लूइड तो पढ़ा ही होगा। एमनियोटिक फ्लूइड को पता लग जाता है सेक्स ऑफ द बेबी का। एमनियन एंड कोरियन, इसकी 2 लेयर्स और होती हैं जो सराउंड करती हैं किसको, एंडोमेट्रियम के अंदर। अब जो कोरियन लेयर्स है, वो फिंगर लाइक प्रोसेसेस निकालती है। इस टाइप की जो प्रोसेसेस है, ये कोरियन से यहाँ पे निकलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरियोनिक विलाय कहते हैं। दीज आर नोन एज द कोरियोनिक विलाय। अब कोरियोनिक विलाय जो है, ये यूट्रस वॉल और मैटरनल ब्लड से
दे आर सराउंडेड बाय दैट। अच्छा, इसका कहाँ पे इम्प्लांटेशन हो रहा है? यूट्रस वॉल पे। यूट्रस वॉल तो वैसे ही थिकन्ड हो चुकी है, किससे? ब्लड वेसल से। और यहाँ पर जो यूट्रस मतलब जो मदर का जो है ये ब्लड टिश्यूज है, और मदर का जो सेल्स टिश्यूज है, इनका और कोरियोनिक जो ये फीटस, जो डेवलपिंग फीटस है, इसका यहाँ पर एक कनेक्शन हो जाता है। तो कनेक्शन इंटरडिजिटेटेड। इंटरडिजिटेटेड का मतलब क्या होता है? ये जो इंटरडिजिटेटेड वर्ड आया है कि एक दूसरे से इस तरह से ये यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा, और ये कनेक्शन जो हो जाता है दैट इज जॉइंटली नोन एज द प्लेसेंटा। So placenta is a connection between the chorionic villi of uterine tissue become interdigitated. Uterine के tissue और chorionic villi भी इसी के layer है. They are known as the placenta. And placenta जो होता है वो structural and functional unit of the developing embryo है, और यहीं से maternal जो body है इसको different type of the things the child will get. अच्छा, अब प्लेसेंटा से क्या मिलता है? प्लेसेंटा जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, अब ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है ये अम्बिलिकल कॉर्ड कहलाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द अम्बिलिकल कॉर्ड। ये वाला अम्बिलिकल कॉर्ड है, और इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स जो है प्लेसेंटा, और ब्लड वेसल्स का क्या फंक्शन होता है? ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ किस किस चीज का यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, सप्लाई ऑफ, यहाँ पर आप देखो दिस इज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, ऑक्सीजन, क्योंकि उसको रेस्पिरेशन करना है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया। एंड प्लेसेंटा आल्सो एक्ट्स एज एंडोक्राइन टिश्यूज। देखो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से टिश्यूज पढ़े थे, जो एंडोक्राइन जो सॉरी अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से हार्मोन्स पढ़े थे? ये टेम्परेरी प्लेसेंटा जो है ये हार्मोन सिक्रीट करने लगता है। अभी तक हमने कौन कौन से हार्मोन पढ़े थे? LH, FSH और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब देखो दिस इज द सीरीज ऑफ द हार्मोन्स जो प्रेगनेंसी को रिटेन करवाते हैं और मदर की हेल्थ को वो प्रोटेक्ट करते हैं। जो मदर के वोम में फीटल ग्रोथ हो रही है, मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज मदर के यूट्रस में फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है। और फीटस का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? क्योंकि फीटस तो लिविंग है, उसको जो ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, रिमूवल ऑफ थिंग्स चाहिए, वो सब प्लेसेंटा के थ्रू हो रहा है। तो जो हार्मोन्स है ये इसकी प्रेगनेंसी को और मदर हेल्थ को इसको रिटेन करवाते हैं। तो ये जितने हार्मोन्स अब हम पढ़ेंगे, ये हार्मोन्स जो हैं ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स हैं। मतलब अपार्ट फ्रॉम LH, FSH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। देखो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो यहाँ पर इन एडिशनल जो है इनका जो लेवल है बहुत बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरॉन तो वैसी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, एस्ट्रोजन का भी फंक्शन आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, आप इनको देखो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के बाद इनका जो अमाउंट है वो इतना ज्यादा इंक्रीज होता चला जा रहा है। एंड इज द एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन, मतलब जितने भी हार्मोन्स हैं वो बहुत हाई नंबर पर। हार्मोन का वैसे तो रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ा सा होता है, बट प्रेगनेंसी के टाइम पे 9 मंथ्स तक आफ्टर द ओव्यूलेशन इनका सिक्रीशन इंक्रीज हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के साथ ये हमारे और कौन कौन से हार्मोन्स है? कॉर्टिसोल हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, थायरॉक्सिन, ये बेसिक मेटाबॉलिक रेट है जो उसको कंट्रोल करता है। सो ये जितने हार्मोन्स हैं, कितने हार्मोन्स हमने चार तो वहां पढ़े थे, LH, SFH और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। रिलैक्सिन ये भी ओवरी सिक्रीट करती है। HCG, SPL, अब कितने हार्मोन्स हो गए? 4, 3, 7 हो गए। 7 के बाद ये 8th हार्मोन हो गया, ये कॉर्टिसोल 9 हो गया, थायरॉक्सिन 10 हो गया। तो अप्रोक्सीमेट 8 to 10 हार्मोन्स जो है प्रेगनेंसी को रिटेन करवाते हैं व्हेन द चाइल्ड इज डेवलपिंग। जो ऑक्सीटोसिन है ये कब है? जब पार्टीशन होता है, डिलीवरी होती है, उस टाइम काम आता है, उससे पहले इसका काम नहीं है, राइट? प्रोलैक्टिन भी तभी काम आता है। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या था कि जो ट्रोफोब्लास्ट थी, आपने देखा याद होगा, ट्रोफोब्लास्ट जो ब्लास्टोसिस्ट बना था उसकी बाहर वाली जो लेयर थी वो ट्रोफोब्लास्ट थी। वो तो एंडोमेट्रियम से क्या था, आपने वो अटैच कर दिया। और यहाँ पर क्या था? इनर सेल मास था, बहुत सारे सेल्स थे। इन्होंने अपने आप को 3 लेयर्स में डिवाइड किया, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और जितने भी बॉडी के सेल्स और ऑर्गन्स है, जैसे एंडोडर्म से लंग्स बने, थायराइड बना, डाइजेस्टिव सेल गट बना, कार्डियक टिश्यूज, स्केलेटल टिश्यूज, किडनी, RBC, स्मूथ मसल्स, स्किन, so they all are formed from these layers। और जब यहाँ पर पार्टीशन होता है, जब बेबी बॉर्न हो जाता है इस टाइम पर, उस टाइम पर जो ये वाले सेल्स होते हैं, ये सेल्स मतलब थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो होते हैं, अब इसमें तो डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसमें ये मेंशन है कि किस मंथ में कौन कौन से पार्ट, यहाँ पे कुछ पार्ट्स इन्होंने मेंशन किए
जिसका यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। तो आफ्टर 1 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी एम्ब्रियो में हार्ट बीट आप सुन सकते हैं। एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी लिम्स और डिजिट्स आ जाते हैं, मतलब हाथ पैर और वो जो उंगलियां वगैरह होती है वो बन जाती हैं। थर्ड जो वीक मतलब जो थर्ड मंथ होता है 12 वीक के बाद मेजर ऑर्गन सब बन जाते हैं, लिम्स और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, मेल या फीमेल पता लग जाता है। फिफ्थ मंथ में फर्स्ट मूवमेंट पता लगता है बॉडी में, वोम्ब में। एंड जो फीटस है अपीयरेंस ऑफ हेयर और हेड में यहाँ पर आ जाता है, मतलब जो बाल वगैरह निकलते हैं फीटस के हेयर वो फिफ्थ मंथ में आते हैं। सिक्स मंथ के तक आते आते थर्ड जो सेकंड ट्राइमेस्टर खत्म होता है, 3 ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी को देखते हैं ना, 9 मंथ की प्रेगनेंसी है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेजर ऑर्गन सब बन जाते हैं, जो हेयर आते हैं और मूवमेंट आता है फिफ्थ मंथ में आता है। 6 मंथ के कंप्लीशन पे सेकंड ट्राइमेस्टर में फाइन हेयर, आईलिड्स जो बॉडी के हेयर होते हैं, आई लैशेस, ये सब बन जाते हैं। और 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड इट इज रेडी फॉर द डिलीवरी। सो इतना यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये 3 महीने में पूरा फीटस बन जाता है, बाकी के जो 3 और 3 ट्राइमेस्टर्स है उसमें बच्चे का डेवलपमेंट होता है, राइट। तो ये कुछ पिक्चर्स है, ये 4 वीक्स का एम्ब्रियो है, 10 वीक्स का एम्ब्रियो है, ये फुली जो एम्ब्रियो है ये फुली डेवलप्ड है। तो ये 0 to 2 वीक तो ये वो टाइम है जब एम्ब्रियो जो है वो फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक पहुंचकर अपने आप को इम्प्लांट करता है, ये जर्मिनल स्टेज कहलाती है। जब ये 3 to 8 वीक्स में जब हार्ट बीट वगैरह आ जाती है अपने आप को, यहाँ पे 8 वीक्स कितना हुआ, 2 महीने का बच्चा हुआ, तो उसमें इतने सारे जो पार्ट्स हैं यहाँ पे डेवलप कर जाते हैं। और बाय द 9th वीक टू द 3 महीने से लेके 9 महीने तक कंप्लीट फीटस इज produced and now it is ready to come out and the process is known as the parturition. तो बुक में ये भी दिया हुआ है कि what is the pregnancy period of some of the animals। तो डॉग्स का जो प्रेगनेंसी पीरियड जेस्टेशन पीरियड होता है, जेस्टेशन पीरियड कहलाता है जो 9 मंथ्स वूम में रहता है चाइल्ड, 58 to 68 डेज, अबाउट 9 वीक्स ये डॉग्स का है, ये अबाउट 9 to 10 वीक्स कैट का है। बट यहाँ पर अगर आप एलिफेंट देखो तो 18 to 22 मंथ्स का है। और इनर मास सेल्स इसके लिए पूछा गया है क्वेश्चन एनसीईआरटी में कि ये स्टेम सेल की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये इनर मास सेल से तो सारे ऑर्गन्स बनते हैं, और जब इसमें सारे ऑर्गन्स बनते हैं तो यहाँ पे अगर इन सेल्स को प्रिजर्व कर लिया जाए, तो आजकल न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है कि जितने ऑर्गन्स बनते हैं, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी कहलाती है, एट द टाइम कि अगर कोई भी जो ऑर्गन है वो वर्क करना बंद कर दे, तो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे वर्क कर सकता है। सो ह्यूमन बीइंग्स में जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का हो गया, और जो चाइल्ड बर्थ होता है वो पार्ट्यूशन कहलाता है। कॉन्ट्रेक्शन यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यूट्रस की जो सेकेंड वॉल है मायोमेट्रियम, वहां से कॉन्ट्रेक्शन यूट्रस से स्टार्ट होता है। और जो प्रेगनेंसी, क्योंकि 9 मंथ्स यहाँ पर हो चुके हैं, द चाइल्ड इज टोटली डेवलप्ड, ऑक्सीटोसिन यहाँ पे सिक्रीट, अब यहाँ देखो आप, ऑक्सीटोसिन जो होता है यहाँ पे सिक्रीट होता है हाई अमाउंट में। अभी तक हमने ऑक्सीटोसिन नहीं देखा था प्रेगनेंसी में, दिस इज अनदर हार्मोन। और ये यहाँ पर जो मैकेनिज्म है, द फीटल इज इजेक्टेड आउट, तो रिफ्लेक्सेस आती हैं, यहाँ पे पेन स्टार्ट होता है, और पेन स्टार्ट में जो होता है लेबर पेन कहलाता है, द फीटस इज पुश्ड आउट फ्रॉम दैट। सो यहाँ से अगर आप इसको डायग्राम को देखो, तो यहाँ से जो हेड रीजन है वो यहाँ पर पहले निकलता है मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी, जो नॉर्मल प्रेगनेंसीज होती हैं। और ये जो बच्चा बाहर आता है पार्ट्यूशन में, ये इट कम्स अलोंग विद द अम्बिलिकल कॉर्ड, इट कम्स अलोंग विद द अम्बिलिकल कॉर्ड। इस अम्बिलिकल कॉर्ड को बाद में कट कर दिया जाता है, और इसको ही एज अ स्टेम सेल यहाँ पे प्रिजर्व कर दिया। तो ये यूट्रस का डायग्राम है, जहां से द बेबी इट इज कमिंग आउट थ्रू द हेड। सो ऑक्सीटोसिन ट्रिगर करता है रिलीज ऑफ, जब यहाँ पे लेबर पेन स्टार्ट होता है, मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है, ये स्टिमुलेट करता है, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रेक्शन होता चला जाता है। और जो बर्थ कैनाल क्या है, वेजाइना एंड सर्विक्स दे विल बिकम द बर्थ कैनाल, एंड यहाँ से पार्ट्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। कई बार जब इंड्यूस किया जाता है पेन को, जब कई बार ऑटोमेटिकली इंड्यूस नहीं होता, नेचुरल बेबी नहीं होता, तो डॉक्टर्स ऑक्सीटोसिन को डिलीवरी के टाइम पर इंजेक्ट करते हैं, ये हार्मोन इंजेक्ट करते हैं और आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं पेन को, सो दैट द चाइल्ड कम्स आउट फ्रॉम द मदर्स वूम। उस टाइम पर यूट्रस ओपन हो जाता है, सर्विक्स ओपन हो जाता है, पहले फ्लूइड निकलता है जिसमें वो बच्चा रहता है, एंड देन अ चाइल्ड कम आउट। This is the last topic of the chapter, lactation. So after the partition, जो mammary gland है,
इसमें भी डिफरेंशिएट करते हैं इसके सेल्स, और यहाँ पर प्रोलैक्टिन जो एंजाइम है, सॉरी जो हार्मोन है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो प्रोलैक्टिन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। वो तो प्रोसेस आपने पढ़ाई था, मेमोरी ग्लैंड्स में सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, एंड थ्रू द निपल जो होता है, द चाइल्ड सक्स द मिल्क ऑफ द मदर। तो ये जो लैक्टेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, ये भी पार्ट्यूशन के बाद होती है। और यहाँ पर अगर आप ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखो, तो इसमें हमारे ज्यादा तो नहीं पढ़ना, बट ओनली ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया था कि ये मैकेनिज्म है जो कि टोटली हार्मोन से कंट्रोल्ड है। ऑक्सीटोसिन यहाँ का मेन हार्मोन है, सॉरी प्रोलैक्टिन के थ्रू यहाँ पर आता है। ऑक्सीटोसिन मेन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन यहाँ का हार्मोन है, और इसके बाद ही मिल्क का इजेक्शन होता है, जो चाइल्ड कैन सक द मिल्क फ्रॉम द निपल ऑफ द। सो यहाँ पे क्या थे, यहाँ पर ग्लैंडुलर टिश्यूज थे, आपने पढ़ा था द एम्पुला एंड द ट्यूबुलर मेमोरी ट्यूब्यूल्स एंड द मेमोरी एल्वियोलस। तो वहां के थ्रू द मिल्क सिक्रीशन होता है। यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है कि प्रोलैक्टिन के थ्रू कहाँ पे वर्क करता है, एंड द चाइल्ड सक्स द मिल्क। सो जो फर्स्ट 3 days का मिल्क होता है, दैट इज द कलर ऑफ द मिल्क, जिसे कॉल्स्ट्रम कहते हैं। दिस इज नोन एज द कॉल्स्ट्रम, दैट इज फुल ऑफ एंटीबॉडीज। इसमें 50 से ज्यादा एंटीबॉडीज होती हैं। तो ये जो मिल्क होता है इनिशियल फ्यू डेज का, इसका कलर देखो आप चेंज होता जा रहा है नॉर्मली, फिर ये थोड़ा सा जैसे जैसे बढ़ता जाता है पीरियड, ये नॉर्मली व्हाइट कलर का हो जाता है, जिसको कई 4 to 5 months तक बच्चा मिल्क मदर का ले सकता है। सो मिल्क इज प्रोड्यूस द इनिशियल डेज पे कोलेस्ट्रम आता है, इट इज फुल ऑफ एंटीबॉडीज, जो बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और इसको सेव करता है, राइट। और ब्रेस्ट फीडिंग इट इनिशियल फेज दैट विल बी अ हेल्दी चाइल्ड। सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। इसके साथ मेरे पास 6 वीडियोस और भी हैं, सॉरी 7 वीडियोस और भी हैं, जिसमें हर टॉपिक को डिटेल में लिया गया है। और लेट्स रिकैपिचुलेट में ये पूरा का पूरा चैप्टर 1 शॉट में लिया गया है। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, and I will just give you more videos. Thank you for watching.